हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव सिंह आप सबों का अपने चैनल सक्सेस पॉइंट विद गौरव में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और आपको बताएंगे ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला टॉपिक इसका हम लोग देखते हैं। जैसे पिछले क्लास में तो मैंने बता दिया रिफ्लेक्शन के बारे में, अब इस क्लास में मैं बताना चाहता हूँ कि ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला है डिस्टेंस और दूसरा है मास। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा ध्यान देते हैं। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आता कहां से, कैसे डिराइव हम लोग कर सकते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। ग्रेविटेशनल फोर्स depends upon two factors। अब ये दो फैक्टर्स कौन कौन है, तो पहला मास, दूसरा डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, दो कोई ऑब्जेक्ट हो गया। आप ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो दो ऑब्जेक्ट है, पहले को मैं अगर m1 और दूसरे वाले को m2 मानूं, जैसे इसका मास m1 इसका मास m2 और इनके बीच के डिस्टेंस को अगर हम d मान लेते हैं, d डिस्टेंस को आप s से भी डिनोट कर सकते हो, मोशन चैप्टर में s से डिनोट करना था, आप r भी ले सकते हो, बट यहाँ पे d लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इट कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, gravitational force directly depends upon product of masses of objects। नहीं, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, इनके मास के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अगर हम इसको इक्वेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखते हैं इसको। इक्वेशन में अगर लिखना चाहें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इनटू m2, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 1 क्यों मान लेंगे, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बताएंगे इसके बारे में। ये आप देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स पहला जो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करता है। मास अगर हम मास जितना ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। दूसरा है इट इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली depends upon square of their distances, square of their distance between them, नहीं, distance between them। अब इस लाइन को इक्वेशन में लिखना हो तो फिर कैसे लिखेंगे, देखते हैं। जैसे f इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी होगा ना तो ये 1 अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस तो डी हम लिए हुए थे, तो उस डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करके मींस मिलाकर और हम इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। चलिए अभी निकालेंगे। जिनको लिखना हो वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्सिमम टाइम ये पूछा ही जाता है, हर साल मैंने देखा है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन होते ही हैं। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं और इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करके ये आपको निकालकर दिखाते हैं और समझाते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है,
अगर इसको और इनको दोनों को लिया जाए तो F इज इक्वल F प्रोपोर्शनल का साइन और m1 इंटू m2 अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर इन दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम इसको लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटेगा ना तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आता है, वो कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट इस चैप्टर में क्योंकि हम लोग ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उस टर्म को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करेंगे जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो हम इस साइन को भी हटाएंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, तो F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में डी स्क्वायर। बस अब आपको यही समझना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यही मैंने फॉर्मूला लिखा था, आप बताओ, आप कमेंट में जरूर बताना क्या यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये प्रोपोर्शनलिटी हटा तो इसके बदले इक्वल टू आया, फिर न्यू एक टर्म आया जिसको जी बोलते हैं। जी का कैपिटल जी का कुछ अपना वैल्यू भी होता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका अपना वैल्यू भी होता है कैपिटल जी का वैल्यू, और एग्जाम में मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछता है हर साल हमेशा आता है। जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस डाटा को आपको याद कर लेना है, ठीक है। जब भी हम न्यूमेरिकल बनाने का मतलब क्लास होगा, न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो उसमें इस डाटा को हमें याद रखना है, जी का वैल्यू, ठीक है। अब जी का ऐसा यूनिट मींस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट देखिए, ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ जी, नहीं एसआई यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू न्यूटन, सॉरी जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब ये आया कैसे मैं इसको भी बताता हूं, जरा आप ध्यान से समझो। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में डी स्क्वायर। अगर हम यहां से जी को इस साइड ही रखे और इन डाटा को उस साइड ले आते हैं, डेटा को इस साइड ले आते हैं, फिर क्या होगा, जैसे f इंटू ये डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इधर आएगा न्यूमरेटर में डी स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू जी। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फोर्स का यूनिट हम जानते हैं कि न्यूटन होता है, डिस्टेंस का यूनिट देखिए ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और मास का यूनिट केजी होता है, ठीक है। फिर यहां पे फोर्स का तो हमने न्यूटन लिख दिया, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, यहां पे नीचे क्या है, मास है ना, मास का केजी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। तो जी का यूनिट अब सामने हमारे आ चुका है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो होगा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होगा। इसको भी याद कर लेना है, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम के लिए, थोड़ा इसको देख लेना है, ओके। फिर हम लोग आगे इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं नीचे। आप लोगों को एक बात बता देना चाहूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। देखिए ध्यान समझते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिस किसी भी क्वांटिटी में होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हम फोर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि फोर्स वर्ड आ ही रहा है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी
ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ यूज पढ़ते, कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यूनिवर्स में जितने भी सोलर सिस्टम है वो सब एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे होते हैं, जिनको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। वो एक फिक्स ऑर्बिट पे रोटेट होते हैं और वो रोटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। ठीक है, तो जरा उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखिए सॉरी रिवॉल्यूशन है ना, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो तो एक फिक्स ऑर्बिट में प्लैनेट्स रिवॉल्व नहीं करेंगे सन के चारों ओर। ठीक है, ये होता क्या है, मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आपको। जैसे मान लेते हैं कि कोई, अब तो जानते ही हो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो सन ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करता है उन प्लैनेट्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो एक फिक्स पाथ में सन के चारों ओर घूम रहे होते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे सन है, इसके चारों ओर डिफरेंट प्लैनेट्स होंगे। ये इलिप्टिकल पाथ होता है जिसमें सारे प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। सन, उसके बाद पहला होता है मरकरी, वेनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट्स हैं। तो ये एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कॉज्ड बाय सन ऑन द प्लैनेट्स। ओके, क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखें तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस अवेलेबल है। जैसे कि आप जानते हैं अर्थ में 78% नाइट्रोजन हो गया, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सब 9th के सिलेबस में ऑलरेडी गिवन है, तो थोड़ा इसको भी दिमाग में बैठाते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं और ये गैस का जो लेयर है वो भी ग्रेविटेशन की वजह से ही है। ठीक है, ग्रेविटेशन अगर ना हो तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये सारे गैसेस का लेयर नहीं होगा, और अगर गैस का लेयर नहीं होगा तो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा समझते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर only due to gravitational force, थर्ड पॉइंट। हम लोग जानते हैं कि समुद्र में टाइड्स आता है। ठीक है, टाइड्स, तो टाइड्स आने के पीछे कारण क्या होता है? जैसे सन और मून के द्वारा अर्थ पे जब सन और मून के द्वारा जब अर्थ पे फोर्स लगाया जाता है तो समुद्र के वाटर सरफेस को वो उठा देते हैं कुछ हद तक। ठीक है, मतलब वो राइज कर जाता है और उसको हम लोग टाइड्स के रूप से जानते हैं। टाइड्स समुद्र के किनारे पर बहुत तेज लहर को बोलते हैं, ये भी पता ही है। तो occurrence of tide in sea only due to gravitational force, है ना, gravitational force caused by sun and moon at the surface of sea, at the water surface of sea, ओके। कुछ एग्जांपल्स आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। देखिए, समझ में अगर आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट का इंतजार होता है। जैसे देखते हैं कि कमेंट में अगर बच्चे सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो भाई हम जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके।